हेलो माइक चेक चेक चेक। हाय, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को। कैसे सभी के हाल चाल सभी के? वेरी गुड इवनिंग बेटा सभी को, वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? चलिए तो करते हैं एक और हमारे साथ क्लास की शुरुआत। नाभिक का लेक्चर नंबर 2 है हमारे पास। तो अब हमें क्या पढ़ना है? नाभिक में हमने 12 बजे एक एक्स्ट्रा क्लास करी थी। फिर से मैं रिपीट कर दूं अपने शब्दों को, 12 बजे एक क्लास करी थी। तो जिन बच्चों ने 12 बजे क्लास अटेंड नहीं करी है उनको स्टार्टिंग के आधे घंटे समझ नहीं आने वाला है, क्योंकि ये पूरा आधे जो मैंने 2 घंटे पढ़ाया था सुबह, 1.5 पौने 2 घंटे जो सुबह पढ़ाया था, 12 से 2 1.5 पौने 2 तक क्लास करी थी हमने। तो उसमें जो पढ़ा था उसी पर बेस कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, और उसके बाद में फिर नई चीज पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो अगर आप उनमें से है जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं करी तो कृपया करके क्लास को डिस्टर्ब ना करें। गुड मॉर्निंग। हाँ, हम भी मॉर्निंग में ही हैं, हम भी सोकर ही उठे, आप भी सोकर उठे हो। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, हाँ भाई, तो करें क्लास की शुरुआत। हाँ, ये हम हमारी आखिरी क्लास रहने वाली है। कल से हम अर्धचालक पढ़ने वाले हैं ना, तो अर्धचालक पढ़ेंगे। अर्धचालक में भी मैं एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा। हो सकता है कि हम किसी सैटरडे के दिन या संडे के दिन एक एक्स्ट्रा क्लास करेंगे। ठीक है, मुझे पता है संडे को हो सकता है आप लोगों का टेस्ट हो। मैं टेस्ट के पहले 2 बजे टेस्ट होता है आप लोगों का, तो टेस्ट के पहले संडे के दिन एक्स्ट्रा क्लास रख सकता हूं, है ना। क्यों? क्योंकि अर्धचालक जो है वो भी मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों का टाइमली खत्म हो जाए, जल्द से जल्द खत्म हो जाए वो भी, क्योंकि वाला चैप्टर जो है वो भी बढ़िया चैप्टर होता है। तो क्लास 12 का आपका मतलब सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा फिर। हाँ, संडे को टेस्ट होगा, आरएम बैच का टेस्ट नहीं है। ठीक है, नहीं है टेस्ट। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। चलिए, तो अभी तो हम करते क्लास की शुरुआत। वो सब हम आने वाले समय में डिस्कस करेंगे, तो वो मैं आपको बता दूंगा क्या होगा टेस्ट में, आने वाले संडे कब टेस्ट होगा नहीं होगा वो सब हम देख लेंगे। लेकिन अभी तो हम ये वाले चैप्टर पे 100% फोकस करते हैं। चलो भाई, तो नाभिक पे हमने कुछ बेसिक से चर्चा कर ली थी। मैंने आपको ये बताया था जाते जाते कि स्टेबिलिटी जो होती है वो व्यक्त क्रमानुपाती होती है ऊर्जा के, और समानुपाती होती है बंधन ऊर्जा के। ठीक है, और ये वाला एक वक्र था जिसके ऊपर हमने चर्चा भी करी थी ना, वाला वक्र। अच्छा ठीक है, वो हटा दिया गया वक्र यहां से, है ना, हटा दिया हमने। हाँ ठीक है, वाला वक्र हटा दिया हमने। चलो कोई बात नहीं, मैं वक्र बना देता हूं। तो इस वक्र पे हमने चर्चा करी थी जो है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन और ए या न्यूक्लियॉन की संख्या के मध्य कुछ ग्राफ था, इस प्रकार का ग्राफ था। ठीक है, और यहां पर जो आयन था, लोहा था, उसके लिए सबसे ज्यादा हमारे पास बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन आई थी। अब इसके आगे अब हमें कुछ क्वेश्चंस और करने होंगे, है ना। हमें देखना होगा कि जब नाभिकीय अभिक्रिया हो रही है तो उसके अंदर हम ये कैसे इक्वेशन सेट कर सकते हैं। क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अभी जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था, हमने देखा था कि अगर हमारे पास कुछ न्यूक्लियॉन्स मिल रहे हैं और मिलके एक नाभिक की रचना कर रहे हैं, नाभिक के अंदर न्यूक्लियॉन्स जा चुके हैं, तो उस कंडीशन में इनका द्रव्यमान कम हो जाता है इसके कंपैरिजन में, तो वहां पर ऊर्जा मुक्त होती है। लेकिन यही बात नाभिकीय अभिक्रिया में भी होती है। तो नाभिकीय अभिक्रिया हमारे पास दो प्रकार की हो सकती है। एक हो सकता है नाभिकीय विखंडन, या हम जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। मतलब दो नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बना रहे, या एक बड़ा नाभिक जो है वो छोटे 2 नाभिकों में टूट रहा है। तो जो वो टूटता है तब वो क्यों ऊर्जा दे रहा है? जब वो टूटता है तो वो क्यों ऊर्जा दे रहा है, ये तो हमें पता करना होगा सर। हमें पता चला था कि अगर यहाँ पे नाभिक की रचना हो रही है तो ये तो ऊर्जा दे रहा है क्योंकि इसका द्रव्यमान कम हो रहा है। लेकिन अगर हमारे पास कोई एक नाभिक जो है वह अन्य नाभिकों में टूट रहा या जुड़कर एक बड़ा नाभिक बना रहा है, तो
वहां हमारे लिए कैसे, हमको कैसे पता चलेगा कि वह ऊर्जा दे रहा है और क्यों दे रहा है, वो सब हमें समझना होगा। तो अब इसी को हम समझते हैं। देखो, तो मान के चलो हमारे पास कोई एक एक्स नाभिक था जो y प्लस जेड में टूट गया, ठीक है। देखो क्या होगा, ये टूटेगा क्यों? सबसे पहली बात तो इसलिए टूटेगा क्योंकि यहां पर जो बंधन ऊर्जा होगी x की, कुछ बंधन ऊर्जा होगी y की और कुछ बंधन ऊर्जा होगी z की, ठीक है। तो ये इसलिए टूटा है क्योंकि बंधन ऊर्जा y प्लस बंधन ऊर्जा z का मान ज्यादा होगा बंधन ऊर्जा x से। क्यों? बंधन ऊर्जा क्या थी कि जो ऊर्जा वो मुक्त करता है बनने में। तो अगर ये ज्यादा ऊर्जा मुक्त कर रहे हैं x और y और z x के मुकाबले, तो यहां पर ये टूटेगा। या दूसरे शब्दों में, बहुत ध्यान से सुन इस बात को, ये मैंने पिछली क्लास में बताई थी कि दूसरे शब्दों में मैं ये बोल सकता हूं कि ऊर्जा x की ज्यादा है y प्लस z से। कितनों को ये बात चमकी? बोलो, कितनों को ये बात चमकी कि यहां पर बंधन ऊर्जा जो होगी सर वो y प्लस z की ज्यादा है x के मुकाबले, और ऊर्जा जो है वो x की ज्यादा है y प्लस z के मुकाबले। क्योंकि ऊर्जा और बंधन ऊर्जा उल्टा है एक दूसरे का। जिसके पास ऊर्जा ज्यादा होगी तो बंधन ऊर्जा कम होगी, जिसके पास बंधन ऊर्जा ज्यादा होगी तो ऊर्जा कम हो जाएगी। तो इसीलिए यहां पर लिखा गया है ये। अब अगर आपको सवाल पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा मुक्त ऊर्जा निकालो, कि यहां से कितनी ऊर्जा निकली, मतलब यहां से कुछ ना कुछ हीट या कुछ ना कुछ ऊर्जा मुक्त होगी इस अभिक्रिया में। तो वो ऊर्जा कैसे निकाल सकते हैं? तो नाभिकीय अभिक्रिया की ऊर्जा कैसे निकलेगी? तो नाभिकीय अभिक्रिया की जो ऊर्जा होगी, उस ऊर्जा अगर हमें देना तो ध्यान से देखना इस चीज को, उसे हम लिखेंगे, अगर बंधन ऊर्जा दी है क्वेश्चन में तो हम लिखेंगे बंधन ऊर्जा प्रोडक्ट की माइनस बंधन ऊर्जा रिएक्टेंट की। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की बंधन ऊर्जा ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट जो है सर वो ज्यादा स्टेबल है। बंधन ऊर्जा प्रोडक्ट की, P मतलब प्रोडक्ट की ज्यादा होगी बंधन ऊर्जा रिएक्टेंट से। और अगर ऊर्जा बोल रहे हैं तो ऊर्जा रिएक्टेंट की ज्यादा होनी चाहिए और प्रोडक्ट की कम होनी चाहिए। तो अगर हमें बंधन ऊर्जा दिया तो बंधन ऊर्जा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, या अगर हमें ऊर्जा बोला गया है, नाभिक की ऊर्जा बोला गया है, तो हम सीधा करेंगे रिएक्टेंट की ऊर्जा माइनस प्रोडक्ट की ऊर्जा। 99.99% केसेस में बंधन ऊर्जा ही देगा, लेकिन अगर उसने धोखा दिया तो ध्यान रखना कि क्या करना है। ठीक है, चलो। तो अब इसी के बेसिस पे हमारे पास कुछ और सवाल रहते हैं। मेरी क्लास ऑल ब्लैक दिख रही है, बहुत ही बढ़िया। इस बच्चे को कोई मैसेज करके बता दो कि एक बार बंद करके फिर से चालू कर ले, ऑल व्हाइट हो जाएगा। चलिए, तो इस पर बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल बचे हुए थे, बस वही करना है हमें, और बाकी सब तो हमारे हो चुके थे। जैसे देखो ये वाला एक न्यूमेरिकल बोला है, हमें बोला कि नाभिकीय विखंडन की क्रिया दी गई है। ओके सर, नाभिकीय विखंडन की क्रिया दी गई है, ओके। बोला गया है कि ए जो है उसके पास एक एटॉमिक मास 240 है, बी और सी में टूटता है, और क्यू कुछ ऊर्जा होती है। ए बी सी नाभिकों की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन दी गई है, ध्यान से पढ़ो, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दी गई है 7.6, 8.1, 8.1 क्रमशः है। तो क्यू का मान लगभग कितना होगा? एनर्जी कितनी मुक्त हुई होगी? एनर्जी कितनी मुक्त हुई होगी? कैसे निकालेंगे सर ऊर्जा? तो हमें कौन सी ऊर्जा दी है? बंधन ऊर्जा। तो हम करेंगे सर बंधन ऊर्जा प्रोडक्ट की माइनस बंधन ऊर्जा रिएक्टेंट की। मतलब बंधन ऊर्जा बी की प्लस बंधन ऊर्जा सी की माइनस होना चाहिए बंधन ऊर्जा ए की। क्या ये सही लिख दिया मैंने? कितनों को लगता है ये मैंने 100% रूप से सही लिखा है? हाँ भाई, कितनों को लगता है ये मैंने 100% रूप से सही लिखा है? अब कैसे करेंगे आगे? अब हम यहां पर लिखेंगे सर बंधन ऊर्जा बी की। अच्छा, बी की बंधन ऊर्जा दी हुई सर 8.1, तो हमें करना होगा 8.1 into 100 प्लस सी की दी हुई है 8.1,
8.1 इंटू 140। क्यों मल्टीप्लाई करोगे? क्योंकि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन दी गई है, तो टोटल बंधन ऊर्जा जो होगी उसके लिए मुझे न्यूक्लियन की संख्या से मल्टीप्लाई भी करना होगा। माइनस 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 क्या दिया हुआ सर? 7.6 बंधन ऊर्जा दी गई है ए के लिए इंटू 240 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको कर ले सॉल्व 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 सॉल्व, इसको कर ले सॉल्व और निकाल ले आंसर। अच्छा, कैसे सॉल्व करेंगे? क्या कुछ तरीका है इसको सॉल्व करने का? बिल्कुल, देखो क्या करो, इसके पास भी 8.1 है, इसके पास भी 8.1, तो 8.1 कॉमन निकाल लो, तो यहां पर बचेगा 100 प्लस 140 240, 240 माइनस 7.6 इंटू 240 है। बहुत ही बढ़िया डाटा सेट करके दिया एक सवाल वाले ने। 240 फिर से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 8.1 माइनस 7.6 0.5 बचेगा। 240 का आधा 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। दिस इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है मामला? अरे बोल लाला, क्लियर है मामला? नीलेश कुमार, क्लास का नोटिफिकेशन आए ना आए, तेरी अगर पढ़ने की इच्छा हो तो टाइम पे आ जाए कर, नहीं पढ़ने की इच्छा हो तो इंतजार करा कर। जब टुड़ुंग करके नोटिफिकेशन आएगा तभी मैं क्लास में जाऊंगा, वरना मैं तो नहीं जाऊंगा। तो मत आ भाई, सब पढ़ रहे हैं। हरिओम, पार सर ने मुझे ब्लॉक कर दिया। अच्छा हरिओम बेटा, एक बात बोलूं, ब्लॉक तो तुझे सबने करवा दिया था, ठीक है। अभी तक क्लास कैसे चल रही है वो मुझे नहीं पता, हो सकता तुम 2-3 दिन के लिए ब्लॉक रहे हो, फिर वापस से तुम्हारी क्लास चलने लग गई हो, है ना। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूं, एक भी कमेंट आया तुम्हारा, एक भी कमेंट, मतलब मैं ये नहीं सुनना चाहता कि दुख का कमेंट है, तुम कुछ डाउट पूछ रहे हो, तुम कुछ बता रहे हो, कुछ भी नहीं। एक भी कमेंट आया तो मैं तुझे ब्लॉक कर दूंगा। पार सर का तो पता नहीं, लेकिन अगर मैंने बोल दिया तो मामला खत्म है फिर तेरा। चलो, है ना, क्योंकि मैं जो ब्लॉक करने वाला आदमी है ना, जो हमारे टेक टीम वाले, उसको मैं मैसेज करता हूं, बोलता हूं मैं क्लास आगे नहीं बढ़ाऊंगा जब तक आदमी ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मेरी क्लास रुक गई तो ऊपर सबको पता चल जाएगी एसपी सर की क्लास रुक चुकी है ना। सब सांस लेना छोड़ देंगे, लेकिन तुझे पहले ब्लॉक कर देंगे ना। तो कहीं और पंगा लेना हो तो ले, लेकिन इधर नहीं चलेगा काम। चलिए, ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी हो गया था हमारा। हाँ भाई, ये ऐसे ही AIPMT 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है ये हम देख लेते हैं एक बार, है ना। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास लिथियम और हीलियम की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दी गई है। ये दी गई है 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 7.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है। तो बोला निम्न अभिक्रिया लिथियम प्लस हीलियम, अच्छा नहीं है, एक मिनट ना, इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये हर बार ही, हर साल भी प्रिंटिंग मिस्टेक ठीक ही नहीं हो पा रही है। चलो कोई नहीं, अगले बार करवाएंगे। हाँ भाई, तो यहां पर यह अभिक्रिया मैं एक और बार लिख देता हूं आप लोगों के लिए। क्या दिया गया? लिथियम और हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर, या लिथियम और हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर 2 हीलियम के नाभिक की रचना करते, तो Q कितना होगा ये बताना है आपको। Q कितना होगा ये बताना है। Q कितना होगा ये बताना है। क्लियर है मामला, है ना। यहां पर Q का मान या कितनी ऊर्जा मुक्त होगी वो बताना। तो क्या आपको बंधन ऊर्जा दी गई है? बिल्कुल सर, हमें बंधन ऊर्जा दी गई है। तो हमें क्या करना होगा? हमें अगर Q निकालना तो हो जाएगा बंधन ऊर्जा रिएक्टेंट की माइनस बंधन ऊर्जा प्रोडक्ट की, ठीक है। अच्छा सर, तो हमारे पास, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मामला गड़बड़ हो सकता है सॉल्यूशन में, रिएक्टेंट में। अच्छा सॉरी, तो बंधन ऊर्जा मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट में क्या है सर? हीलियम है हमारे पास। अच्छा, तो बंधन ऊर्जा हीलियम की माइनस, अच्छा सर यहां क्या होगा? बंधन ऊर्जा लिथियम की, अच्छा हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा मैं, क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, बंधन ऊर्जा हाइड्रोजन की दी नहीं है क्वेश्चन में, पहली बात। दूसरी बात, हाइड्रोजन में बंधन ऊर्जा नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? 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 क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलते तब जाके नाभिक की रचना करते, इसके नाभिक में एक ही प्रोटॉन है, तो इसके रचना वचना का कोई चक्कर है ही नहीं, ठीक है। चल,
तो अब यहां पर हमें कुछ कुछ बातें पता चलेगी। हीलियम की बंधन ऊर्जा कितनी है, तो उस पर बोला गया है प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा हीलियम की 7.06 है। तो जगह 7.06 प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा है, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा है 7.06। हीलियम के अंदर 4 न्यूक्लियॉन है और ऐसे मेरे पास 2 हीलियम है। ये हो गया हीलियम का काम खत्म। माइनस लिथियम की बंधन ऊर्जा 5.6 दी गई है, तो 5.6 इंटू 7 ये मेरा आंसर। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझ लो इस बात को। क्या बोला है यहां पर इंटू 4 इंटू 2 क्यों किया है, क्योंकि 4 यहां पर हीलियम में न्यूक्लियॉन है और ऐसे दो हीलियम है हमारे पास। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर, यहां पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.06 इंटू 8 माइनस 5.6 इंटू 7 मल्टीप्लाई करो, आंसर लेकर आओ, आगे बढ़ जाओ, खुश हो जाओ। 7.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आना चाहिए यहां पर सॉल्व करने के बाद में। देखो इतना ही आ रहा है क्या, जहां तक मुझे याद है 7.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। क्लियर है कहानी? थ्योरी नहीं, थ्योरी बची, इसका एक और टॉपिक बचा हुआ है, बस 1-2 और क्वेश्चन है, फिर एक और अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं। चलो हाँ भाई, नीट 2013 का सवाल। हाइड्रोजन की कुछ मात्रा से हाइड्रोजन की कुछ मात्रा हीलियम में परिवर्तित होती है। इस प्रक्रम में एकदम आसान सवाल है, द्रव्यमान क्षति जो है वो 0.02866 म्यू है। तो प्रति म्यू मुक्त ऊर्जा कितनी होगी, क्या कोई बता सकते हैं? एकदम आसान सा सवाल है, सवाल पढ़ लो जल्दी से, जवाब बताओ क्या आएगा। यहां 4/2 है या 4 और 2 है? बेटा बटे में कौन से गांव से आया है ये? बटे में थोड़ी ना बेटा, ये है हीलियम जिसका एटॉमिक मास 4 है, एटॉमिक नंबर 2 है। बटे में थोड़ी ना 4/2 थोड़ी ना लिखा हुआ है। और हीलियम के 2 नाभिक है। कभी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी क्या? चलो हाँ भाई, क्या आएगा? अरे आंसर बताओ। देखो इसमें बोला है कि सर संकलन प्रक्रम हो रहा है, मतलब कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, मतलब 2 हीलियम के हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम का नाभिक बना रहे हैं। उस सबसे वैसा हमें कोई मतलब नहीं है, उसमें द्रव्यमान क्षति दी गई है, हमसे मुक्त ऊर्जा पूछिए। तो ऊर्जा हमें पता है डेल्टा एम इंटू 931 कर देंगे हम। तो कितना आ जाएगा ये? सर ये आ जाएगा 0.02866 इंटू 931। इतनी मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, 0.2 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट आ रहा है, कितना आ रहा है? ये 92618 कितना आ रहा है देखो। वैसे इसको आप लगभग 0.3 मान लो यार, 0.2 की जगह 0.3 मानो तो ज्यादा सटीक आंसर आएगा। 0.03 इंटू 931 कर लो, तो इससे एकदम एग्जैक्ट, मतलब करीब आंसर सही आ जाएगा। तो जाएगा 3927। हाँ भाई, तो ये हमारा 27.93 आंसर होता। ये ज्यादा है क्योंकि हमने 0.03 मान लिया, एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो 26.7 के करीब आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व किया मैंने, एग्जैक्ट वैल्यू रखोगे तो 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आएगा। चलिए, ये भी हो गया था। चलो भैया, सवाल पढ़ेंगे, जवाब बताएंगे। हमें बोला है 220 द्रव्यमान संख्या का एक नाभिक अल्फाशय द्वारा क्षतीय होता है। अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा जो है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अल्फा कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन।
उसका 17.3 आ रहा है। हाँ 17.3 तो करा है बेटा ये मैंने। चलो ये सवाल क्या है सर? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई डोंट अंडरस्टैंड। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, हमारे पास एक 220 द्रव्यमान संख्या का एक नाभिक है जिसमें अल्फा क्षय हो रही है। अब बोला है कि यहां पर जो मुक्त ऊर्जा है वो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये कैसे पता करेंगे सर हम यहाँ पर, है ना, कैसे पता करेंगे यहाँ पर? तो देखो क्या होगा, मेरे पास मान के चलो कोई ए है या मान के चलो कोई एक एक्स एलिमेंट है, उसका 220 हमारे पास एटॉमिक मास था, उससे कुछ वाई बना, अच्छा सर वाई बना तो वाई जो बनेगा उसके लिए 216 एटॉमिक मास हो जाएगा, प्लस एक अल्फा कण मिला, तो अल्फा कण का 4 एटॉमिक मास होता है, 2 एटॉमिक नंबर होता है, प्लस कुछ ऊर्जा आएगी, कुछ ऊर्जा आएगी। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सी बात है यहां पर। तो अब हम कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व, कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व? तो देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर बोला है कि सर मुक्त ऊर्जा जो है वो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो ऊर्जा जो है वो किसके पास जाएगी, ये ऊर्जा किसके पास जाएगी? तो सर ये ऊर्जा जो है वह एक्चुअल में जो अल्फा कण है उसी के पास जाएगी। अब ये जो अल्फा कण 216 कैसे हो गया बेटा? 220 एटॉमिक मास था, अल्फा कण निकला, अल्फा का एटॉमिक मास जो है वो 4 हो गया होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, ये सालों से मैं बता रहा हूं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं उसके अंदर। तो 220 में से 4 घटेंगे 216 आएगा। अब विक्की बेटा एक बार सॉल्व कर ले, है ना, यही आंसर आ रहा है, पूरी क्लास का यही आंसर आ रहा है। चलिए, तो अब हमें बोला है कि यहां पर इसके अल्फा कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो ये कैसे कर सकते हैं हम? देखिए, तो यहां पर अब हमारे पास ये ऊर्जा जो है वह कितनी दी गई है? 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी गई है। तो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा जो है वह 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा जो है वो कुछ अल्फा कण को मिलेगी, और साथ ही साथ यहां पर यह ऊर्जा जो है वह कुछ ना कुछ मुक्त ऊर्जा भी होगी। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन वाला जब भी बोले मुक्त ऊर्जा हुई है, तो इसका मतलब जो हीट में गई है, जो गतिज ऊर्जा गई है, वो हीट वीट की नहीं है, वो केवल गतिज ऊर्जा ही है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसका कुछ हिस्सा शायद कुछ हीट में जाएगा। लेकिन सर अब हम कैसे कैलकुलेट करें कि क्या चक्कर चल रहा है? तो इसके लिए आपको थोड़ा बेसिक फिजिक्स पे जाना होगा। कौन सा बेसिक फिजिक्स है? मान के चलो मेरे पास यहां पर ये देखो, ये एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये एक्चुअल में नाभिकीय विखंडन में जो हम बेसिक फिजिक्स का यूज करेंगे उसका क्वेश्चन है। क्या है? मान के चलो मेरे पास एक एक्स नाभिकीय 2 टुकड़ों में टूट रहा है, एक इस तरफ जाएगा एक इस तरफ जाएगा, तो मान के चलो ये वाई है, ये अल्फा कण है। तो हमें पता है सर कि यह एक तरीके से जो बम रखा होता है वो बम फट गया, या यहां पर विखंडन हो रहा है। विखंडन हो रहा है मतलब कि क्या हो रहा है, एक बम जो है वो 2 टुकड़ों में टूट रहा है। तो यहां पर रेखीय संवेग संरक्षित रहना चाहिए और ऊर्जा जो होगी वह भी संरक्षित रहना चाहिए। तो कहने का मतलब है पहले रेखीय संवेग और ऊर्जा। अच्छा सर, तो यहां पर जो गतिज ऊर्जाएं होंगी, देखो तो ये दोनों अब क्या हुआ होगा, यहां पर ये वाला वाई वाला कण और अल्फा कण दोनों मिलकर दूर दूर भागे होंगे, तो उनकी जो कुल ऊर्जा निकली है वो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन, कुल मुक्त ऊर्जा जो है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली है। तो इसकी और इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो हमें पता है सर जो रेखीय संवेग जो होगा वो संरक्षित होगा, मतलब P1 बराबर P2 का रेखीय संवेग संरक्षित होगा, और गतिज ऊर्जा जो होती है हमें पता है Ke1 बाई Ke2 जो होगा वो M2 बटा M1 होता है। कितना होता है? M2 बटा M1 होता है। ये कहां से लेकर आ गया हमें? जो गतिज ऊर्जा होगी वो वेक्टर समानुपाती होगी द्रव्यमान की। कैसे आया ये? गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है p² बटा 2m। क्या होता है? p² बटा 2m। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध होता है। अब इसका और इसका रेखीय संवेग संरक्षित होगा, मतलब बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले कण या पहले पूरा का पूरा एटम स्थिर था, फिर उसके बाद 2 में टूटा, तो फिर उसके बाद में भी रेखीय संवेग जो होगा वो संरक्षित रहना चाहिए। तो कुल संवेग 0 होना चाहिए, तो इसका संवेग और इसका संवेग आपस में बराबर होगा, मतलब इनका योग 0 होना चाहिए, या परिमाण अनुसार में लिख सकता हूं इसका संवेग और इसका संवेग जो होगा वो बराबर होना चाहिए। तो गतिज ऊर्जा वेक्टर समानुपाती द्रव्यमान के, मतलब मैं लिख सकता हूं कि गतिज ऊर्जा वाई की, यह गतिज ऊर्जा अल्फा कण की, बत्ते में गतिज ऊर्जा वाई की,
बराबर होना चाहिए m2, मतलब मैंने दूसरे वाले को क्या बना y का एटॉमिक मास 216 है और ये हो जाएगा 4। तो यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं अल्फा और y की गतिज ऊर्जा का अनुपात। ठीक है, तो ये अनुपात कितना आएगा, इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा नीचे हो जाएगा 5 और 4 54 हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा अल्फा गतिज ऊर्जा बटे में y की गतिज ऊर्जा बराबर होगा 1/54, 54। ठीक है, तो क्या ये आंसर आ गया? नहीं नहीं नहीं, ये आंसर नहीं है। हमें पूछा है कि टोटल गतिज ऊर्जा 5 है, तो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा क्या आएगी। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे आगे एक स्टेप और। हमें पता है सर कि अल्फा कण की गतिज ऊर्जा जो होगी, अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1/54 + 1 × 5। ये होना चाहिए। सर ये कहां से आ गया, हमारे पास जो अल्फा कण, अरे एक मिनट रुको, ये हमने उल्टा कर दिया क्या, अल्फा कण का द्रव्यमान नीचे आना चाहिए था। रुको एक मिनट, यहां पर 216/4 आएगा, यहां पर ये 54/1 होगा। तो अल्फा कण के लिए लिखेंगे हम, ये हो जाएगा 54 + 1 मतलब 55, और इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, तो हो जाएगा 54/55 × 5, यह हो जाएगा 54/11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आएगा। ठीक है, कैसे किया फिर से देख लो, बढ़िया सवाल है ना। ये जो सवाल है, ये सवाल पूरा जो सवाल है वह क्लास 11th का जो फिजिक्स होता है उसके आधार पर होता है। अगर आपने क्लास 11th का फिजिक्स ढंग से नहीं पढ़ा तो आप ये वाला सवाल नहीं कर पाओगे, पहली बात। दूसरी बात, ये वाले सवाल में मैंने क्या क्या फॉर्मूला लगाए हैं वो एक बार देख लीजिए आप। सबसे पहली बात तो मैंने लगाया कि ऊर्जा संरक्षित होनी चाहिए। सर बिल्कुल सही बात है। तो अगर पहले संवेग संरक्षित होना चाहिए, तो पहले अगर ये एक्स स्थिर था, ये टूट के दो नाभिकों में या दो कणों में बटा, एक वाय और एक अल्फा कण, तो इनका संवेग जो है वो बराबर होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे गतिज ऊर्जा वेक्टरमानुपाती होती है द्रव्यमान की, ये हमें पता है। तो ये कैसे पता है, p²/2m, दोनों का संवेग बराबर है, तो गतिज ऊर्जा वेक्टरमानुपाती होगी द्रव्यमान के। तो अगर मैं गतिज ऊर्जा अल्फा के ऊपर लिख रहा हूं, नीचे y के लिख रहा हूं, तो ऊपर द्रव्यमान y का आएगा 216/4, तो ये मैंने अनुपात निकाल लिया। अब मुझे पता है कि टोटल गतिज ऊर्जा अल्फा कण की प्लस y कण की जो टोटल गतिज ऊर्जा है वो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितनी है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या टोटल काइनेटिक एनर्जी में से बोल सकता हूं। तो ये एक्चुअल में वैसा ही है जैसे हमने किया था। कैसे किया था, आज से पहले अगर हम देखें तो हम अगर जैसा मैं आपको बताऊं I1/I2 या V1/V2 बराबर करते थे हम R1/R2 के, किसमें, जब हमने ओम का नियम पढ़ा था तो उसमें वाली बातें करी थी, या I1/I2 बराबर होता है R2/R1 के। फिर मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपको V ही निकालना है, V1, तो V1 क्या होगा, V1 हो जाएगा सर R1 में R1 + R2 × V टोटल। अगर आपके पास दो चीजों का अनुपात है और टोटल दिया हो तो एक निकालना बड़ा आसान है। अगर आपको यह लगता है आसान तरीका, तो आप वही वाली बात यहां पर कर सकते हो। 54 में टोटल अनुपात कितना है, 54 + 1 55 × 5। या अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो मंदबुद्धि, सर आप कितना भी SP स्टार बता लो, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ना है सर मेरी शकल ही भैंसी जैसी है सर, तो बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है, तो आप ऐसा कर लो। कैसा कर लो, आपको ये पता चल गया, आपको ये ट्रिक नहीं समझ में आती, कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, काइनेटिक एनर्जी अल्फा बटे में काइनेटिक एनर्जी y बराबर होगा 54/1, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी y बराबर है 5 के। तो अब तुम निकाल के बताओ कि काइनेटिक एनर्जी अल्फा का मान क्या होगा, अल्फा की काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा। दो समीकरण है आपके पास, कौन सा समीकरण है, ये समीकरण नंबर 1 ले लो, इसे समीकरण नंबर 2 मान लो, इसमें से y का मान निकालो और इसमें उठाकर रख दो। ठीक है, आगे बात समझ में। बाकी ये वाली बात मैंने आपको बहुत बार पूरे फिजिक्स में हजारों बार बता दी कि जब भी अनुपात आए तो ऐसा डायरेक्ट कर लिया करो, इससे समय भी बचता है और जल्दी से आंसर भी आता है। बाकी ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 1 है, आप इसमें से एक की वैल्यू उठा के उसमें रखो, आंसर आएगा काइनेटिक एनर्जी अल्फा का। चलो आगे बढ़े, क्या ये क्लियर है सभी को।
ये आपने कर लिया क्या? हाँ, ये वाला सवाल भी हो गया था। एक और सवाल कर लेते हैं, नीट 2021 का सवाल बोला था। ये देखो, ये एग्जैक्ट उसी प्रकार का सवाल है जैसा अभी मैंने करवाया आपको। आप टाइम लो और खुद से करके बताओ। सर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम कंफ्यूज है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है? तुझे अरे मूर्ख आदमी, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है ये पता नहीं करना है। ये पता करना है कि 1 AMU द्रव्यमान की जब क्षति होती है तो वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है ना। जब आधा आधा पड़ेगा तो ऐसा ही होगा। पूरा पूरा पढ़, पूरी पूरी क्लास ले, तब समझ में आएगा, है ना। मंजीत कुमार, तुम पिछली क्लास में नहीं आए थे, मुझे मत बताओ, है ना। तुम्हारा ना, तुम उनमें से हो जो आए और कमेंट ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मंजित वर्मा, तो तुम पिछली क्लास में नहीं आए थे 12 बजे वाली क्लास में, तो अब यहां पे आके परेशान मत कर, वरना मामला तुम्हारा भी गड़बड़ हो सकता है। चलिए सवाल पढ़ो, जवाब बताओ जल्दी से, 30 सेकंड का है समय। समय हो चला है समाप्त। डी आएगा या बी आएगा? अच्छा देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि 240 द्रव्यमान संख्या का नाभिक प्रत्येक द्रव्यमान संख्या 120 के 2 खंडों में टूट जाता है। ओके सर। फिर बोला है अखंडित तथा खंडित नाभिकों की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्रमशः 7.6 और 8.5 है। तो आपको बताना है कुल बंधन ऊर्जा कितनी मुक्त होगी। मतलब क्या बोला है, हमारे पास कोई एक्स है जिसके पास 240 द्रव्यमान संख्या थी, ये 2 वाई में टूट जाता है जिसका द्रव्यमान संख्या 120 है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि यदि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अखंडित, मतलब पहले वाले की 7.6 है और दूसरे वाले की 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो कैसे करेंगे सॉल्व? फिर से वही वाली बात होगी सर, ऊर्जा जो परिवर्तन होगा बंधन ऊर्जा y की ज्यादा होगी माइनस बंधन ऊर्जा x की। तो y की बंधन ऊर्जा कितनी है? ये हो जाएगी सर 8.5 इंटू 120 और ऐसे 2 है हमारे पास। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8.5 है, 120 न्यूक्लियन से और ऐसे 2 नाभिक है हमारे पास, माइनस इसमें होगा 7.6 इंटू 240। अगर आप ध्यान से देखो तो एकदम आसान सा सवाल है, 8.5 इंटू 240 हो जाएगा ये भी, माइनस 7.6 इंटू 240। 240 कॉमन ले लो दोनों में से, 8.5 इंटू 7.6 ये आएगा 0.9। तो 240 इंटू 0.9 मतलब 240 से थोड़ा सा कम आंसर, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट is the correct answer for this question। ठीक है। हाँ पवन कुमार, बिल्कुल हवा की तरह आपने बातें करी, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करें, पूरा पूरा मत मल्टीप्लाई करा कर बेटा, यहां मल्टीप्लाई कर ले, यहां मल्टीप्लाई कर ले, नहीं मल्टीप्लाई तब तक नहीं करना तब तक एकदम जान पे ना अड़ जाए, कि मल्टीप्लाई करेंगे हम गड़बड़ कर देंगे। तो प्लस माइनस से खेलो, आसान होता है। चलिए ओके 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 ठीक है। अब देखो यार, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूं। क्या सर, क्या सच्चाई बताओगे आप हमें? सर क्या ही सच्चाई बता दोगे आप हमें? खुल जा सिम सिम। अच्छा ये तो बुक 1 है। देखो भैया क्या सच्चाई बताना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को। यह है एनसीईआरटी। क्या है ये? एनसीईआरटी। एक काम करते हैं, इसको डाउनलोड ही कर लेते हैं, हमारे वाले में खोल लेंगे, अच्छा दिखेगा। चलो तो अब यह है एनसीईआरटी की किताब, और इसमें मैं आपको नाभिक चैप्टर में क्या दिया गया वो एक बार थोड़ा सा बता देता हूं, ताकि कल को आप भी एनसीईआरटी खोलो तो आप ना सोचो कि ये हमारे साथ क्या हो गया। देखो तो इसमें पहले तो भूमिका दी गई है ना। तो भूमिका अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लो,
बाकी मैं आपको बता देता हूँ कुछ बेसिक सी बातें। ये जो स्टार्टिंग के देखो 5-6 पन्नों में चैप्टर खत्म कर दिया इनने। तो ये जो C12 वाली कहानी है मैंने आपको बता दी है ना। फिर ने कुछ कुछ बताया कि अच्छा वो एवरेज एटॉमिक मास वगैरह कैसे लेते हैं, वो सारी बातें बताई है। फिर न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई तो हमें जानने की जरूरत नहीं है, हमें पता है। फिर उसके बाद में है ना ये अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था, वो वैसे फिर से वापस समझा दिया उनने ये सारी बातें। फिर बताया कि नाभिक का साइज कितना होगा, तो आप चाहो तो इसे रीड कर सकते हो, है ना। बाकी अच्छा ये वाली बात एक इंपॉर्टेंट सी बताई है कि R0 की वैल्यू 1.2 फर्मी होती है, जो भी हमने आज क्लास में देखी थी। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे द्रव्यमान ऊर्जा तथा नाभिकीय बंधन ऊर्जा जो मैंने भी आपको बताई वो सारी बातें यहाँ पर दी हुई है। द्रव्यमान ऊर्जा के बारे में मैंने कहानी समझाई है। फिर उसके बाद मैंने बताया नाभिकीय बंधन ऊर्जा। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया नाभिकीय बंधन ऊर्जा, बिल्कुल सही बात है सर। इन्हें एग्जांपल से समझाया कि अगर हमारे पास O होता है, मतलब O मतलब ऑक्सीजन होता है, तो यहाँ पे O16 होगा तो इसमें 8 न्यूट्रॉन होंगे, 8 प्रोटॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। उनका द्रव्यमान कैलकुलेट करा उन्हें। फिर बोला देख इसका द्रव्यमान आता है सबका 16.12744 AMU आता है, लेकिन हमें यह पता प्राप्त किया गया प्रायोगिक रूप से कि जो हमारे पास ऑक्सीजन होता है उसका 15.99493 AMU द्रव्यमान होता है। तो ये अंतर क्यों आया, तो बोले आइंस्टीन के कारण आया। आइंस्टीन ने फिर सारी बातें समझाई, ये हमने समझ लिया। ठीक है, इसके बाद में एक न्यूमेरिकल दिया हुआ, इसका आसान सा वो आप कर सकते हो। मैं ये सब कुछ क्यों बता रहा हूं, क्योंकि उसके बाद में यहां पर ये वाला ग्राफ जो आज की क्लास में हमने समझा, आयन का 56 वाला, आयन का एटॉमिक मास 56 है, उसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है। तो वो वाली बात समझाइए, ये एक बार आप रीड जरूर कर लेना, पढ़ लेना एक बार एनसीईआरटी की किताब से। आप बोलो तो मैं ये वाले पन्ने जो है वो एनसीईआरटी मतलब पीडीएफ में नीचे डाल दूंगा, एनसीईआरटी के पन्ने, ताकि आप उसे रीड कर पाओ। ठीक है, फिर इसमें ये वाली बातें बताई गई है कि यहाँ पर 30 से 170 एटॉमिक मास वाले जो होते हैं वो थोड़े स्टेबल से होते हैं, है ना, और 30 से कम वाले हल्के होते हैं और 170 से ज्यादा भारी होते हैं, तो उन्हीं के बीच में नाभिकीय अभिक्रिया होती है। बाकी वाली पैराग्राफ वाली बातें सारी मैंने आपको समझा दी है, एक बार आप रीड जरूर करना। ठीक है, ओके सर। हाँ अच्छा, इसी में एक और बात बताइए कि जो हमारे पास ये आयन है ना, आयन फेरस, या इसमें इसका एटॉमिक मास जो होगा वो 56 होगा और इसमें लगभग 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होती है, जो अधिकतम होती है। हमने 8.6 या 8.7 लिखी हुई है शायद, तो उसे 8.75 कर लेना, क्योंकि हमें एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। एनसीईआरटी वाले ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर माननी ही पड़ेगी। 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, अब इसके बाद में मैं आपको ये सब कुछ क्यों बता रहा हूं कि इसके बाद में हमने ये सब कुछ पढ़ लिया, तो 11 चैप्टर जो है वह एनसीईआरटी के हिसाब से अगला टॉपिक है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल भी हमने सब पढ़ा, सारे इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स जो थे वो सारे मैंने आपको बता दिए। इसके हमने एक टॉपिक दिया रेडियो एक्टिविटी, है ना, ये रेडियो एक्टिविटा या रेडियो सक्रियता बोलना चाहिए। अब इसमें बस एक नाम दिया है, अल्फाशय, बीटाशय और गामाशय नाम दिया। पहले वाली जो एनसीईआरटी थी उसमें सब कुछ समझाया था, अल्फाशय क्या होता है, बीटाशय क्या होता है, गामाशय क्या होता है, और उस पर क्वेश्चंस भी कराए जाते थे। लेकिन ये जो नई वाली एनसीईआरटी और जो नया रैशनलाइज्ड सिलेबस है उसमें यह बात केवल नाम लिखा गया है। अब हम यहां पर रिस्क नहीं ले सकते आगे, कि अगर हमने सोचा कि हम यहां पे अल्फाशय, बीटाशय, गामाशय नहीं पढ़े और एनसीईआरटी वाले और उसने सवाल देते, तो वो तो बोल देगा कि देख मैंने तो लिखा था अल्फाशय होता है जिसमें हीलियम का नाभिक उत्सर्जित होता है, बीटाशय वह होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन अथवा पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होता है, गामाशय होता है जिसमें ऊर्जा उत्सर्जित होती है। बस इतनी सी बात बोलिए। अब इस पर बेस सवाल जरूर आ सकता, तो वो वाली बात मैं आपको अभी डिटेल में पढ़ा रहा हूं। साथ ही साथ यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा के बारे में बताई गई है, जो सारी बातें अभी मैंने आपको करवा दी और उस पर क्वेश्चंस भी करवा दिए। अब इसके बाद में दिया गया विखंडन, है ना, तो विखंडन समझने के लिए आपको अल्फा, बीटा, गामा, शय पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, इसके अलावा जो विखंडन होगा, तो विखंडन में यहां पर जो प्राकृतिक रूप से रेडियो एक्टिव क्षय होती है उसके बारे में बताया गया है। ये वाली इक्वेशंस आप एक बार प्लीज अपनी कॉपी में भी लिख ले, और ये वाली इक्वेशन पे हो सकता है आपसे सवाल भी पूछ ले कि जब यूरेनियम 235 विघटित होता है या यूरेनियम 236 विघटित होता है तो वो किस किस में बदलता है, तो बेरियम और क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन वहां से उत्सर्जित करता है। तो ये जो होता है वो एक चेन रिएक्शन होती है। ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी गई है कि ये 2 रिएक्शंस पॉसिबल हो सकती है, कि यहां पर
यूरेनियम 236 बेरियम और क्रिप्टॉन में बदल सकता है, या एसबी और एनबी में बदल सकता है यह। अब यहां पर ये दो रिएक्शन क्यों है और ये कहां पर काम आती है ना। अन्य उदाहरण के लिए ये भी हो कि ये जिनोन और एसआर, एक्सई और एसआर में भी बदल सकता है, स्ट्रोंटियम में भी टूट सकता है ये। तो ये क्या कॉम्बिनेशन से कि ये सब कुछ हो सकता है। अब ये क्या है एक्चुअल में, ये जो रिएक्शन है उसमें जो सबसे पहली वाली रिएक्शन वो सबसे कॉमन रिएक्शन है, और यह रिएक्शन जो है वो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं या जो एटॉमिक बम होता है उसके अंदर वाली रिएक्शन होती है। एटॉमिक बम फूटता कैसे है, वो ऐसे ही फूटता है। या हमारे पास आपने सुना होगा ना कि न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, जैसे आप में से हो सकता है कि कोई जहां रहते हो उसके घर के आसपास, मतलब ऐसा नहीं घर के पीछे वाली गली में, मतलब घर से थोड़ी ही दूरी पर कहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। हाँ भाई, कोई रहता है न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास, जैसे डैम के पास, तो डैम क्या हाइड्रो पावर प्लांट कहलाते हैं, वैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट वैसे काफी सारे साउथ इंडिया में होते हैं। साउथ इंडिया में एक कोटा में भी है, कोटा के पास भी है, पुनासा बेटा हाइड्रो पावर प्लांट है वो। हाँ, उत्तराखंड में रावत भाटा, बिल्कुल रावत भाटा जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है। एनटीपीसी जो है वो थर्मल पावर प्लांट होते बेटा, थर्मल पावर प्लांट होते वो। हाँ, रावत भाटा के पास रहते हो। रावत भाटा जो है ना वो कोटा के आगे, वहां पर पावर प्लांट है। चलिए, तो वो जो है ना वह वहां पर जैसे हमारे पास थर्मल पावर प्लांट होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, मतलब ये क्या होता है, अलग अलग चीजों का यूज करके जनरेटर की टरबाइन घुमाई जाती है और उसमें से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, उसमें से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी होते हैं। देखो मैं तुम्हें एक बेसिक सी बात समझा देता हूँ क्या करना होता है ना। ये सब वैसे फिर हम बस रेडियो सक्रियता पढ़ेंगे, है ना। क्या कहानी होती है कि अगर हमारे पास कोई भी पावर प्लांट होता है तो हमने ये समझा है कि सर अगर हमारे पास कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में एक कॉइल को रखकर घुमा दिया जाए तो इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो अब हमारा मेन कर्तव्य है इसको घुमाना। तो घुमाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे कुछ जो हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं उसमें नदी के ऊपर बांध बना दिया जाता है और बांध में पानी इकट्ठा कर लिया जाता है एक तरफ से, और धीरे धीरे पानी जो है वो नीचे टरबाइन में, उसके अंदर टरबाइंस होती है, उसके ऊपर डाला जाता है, पानी नीचे से बाहर निकलता जाता है, टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन से जुड़ी हुई एक शाफ्ट होती है जो चुंबकीय क्षेत्र में रहती है, वो घूमती है, टरबाइन घूमने के कारण नहीं घूमती है तो विद्युत धारा बन जाती है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है ना। या इसके अलावा क्या करते हैं, थर्मल पावर प्लांट जैसे एनटीपीसी, एनटीपीसी वाले क्या करते हैं, वो लोग इसी चीज का, वहां पे पानी नहीं, मतलब वो डैम नहीं बनाते, वो क्या करते हैं, एक पावर प्लांट बनाते, उसके अंदर क्या करते हैं, वो पानी को गर्म करते, कोयले की मदद से पानी को गर्म करते हैं। मतलब इंडिया में जो 70% एनर्जी आ रही है वो एनटीपीसी से आ रही है या न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट से आ रही है। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें कोयले की मदद से पानी को गर्म किया जाता है, पानी को गर्म करके उसको हाई प्रेशर स्टीम में बदल देते हैं, और जो भाप या स्टीम रहती है हाई प्रेशर स्टीम, उसको टरबाइन पे फेंकते हैं, टरबाइन घूमती है, फिर से ये कॉइल उसके अंदर की घूमती है और विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसके अलावा जैसे अगर आपने तो विंड पावर प्लांट्स है ना, या हमारे पास जो विंड एनर्जी होती है, जो पवन चक्कियां होती है, पवन चक्की में भी है तो बड़ी बड़ी पंखुड़ियां होती है, वो बड़ी बड़ी पंखुड़ी के पीछे ये शाफ्ट लगी हुई होती है, तो पंखुड़ी घूम रही है उसके कारण पीछे वाली ये शाफ्ट घूम रही है, कॉइल घूम रही है, विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। अब यही चीज जो है वह ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उससे भी की जाती है ना। ये थोड़ा सा खतरनाक होता है लेकिन ये कंट्रोल्ड वे में की जाती है। क्या करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में हमें पता है कि देखो ये यूरेनियम जो होता है वो इतना सा यूरेनियम, अगर चुटकी भर यूरेनियम भी हो तो भी वो बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है, मतलब उसमें बहुत सारी ऊर्जा होती है, तो हम इस ऊर्जा को यूज भी कर सकते हैं। हाँ, तहरी डैम बिल्कुल सही, हाँ तहरी डैम बिल्कुल सही है ना। हम सोच भी रहते एक बार कभी कि तहरी डैम घूमने जाया जाए, बहुत प्यारी जगह है, मतलब हमने तो वीडियोस में ही देखा है। तो हाँ, गांधी सागर भी है, बिल्कुल हम आएंगे जरूर एक बार तहरी डैम देखने।
तो तहरी डैम भी जो उत्तराखंड में, वो भी ऐसा ही है, तो उसमें भी यही होता है। बाकी हमारे पास अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो उसमें क्या करते हैं, उसमें कंट्रोल्ड वे में हम ऊर्जा, जो हमारे पास यूरेनियम से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उस ऊर्जा या उस ऊष्मा से फिर से पानी गर्म करते, पानी से स्टीम बनाते, स्टीम से फिर हम टरबाइन घुमा लेते हैं। देखो पानी से स्टीम, स्टीम से टरबाइन घुमाना आसान होता है, लेकिन पानी को गर्म करने के लिए हम कोयले का यूज कर रहे हैं तो वो पॉल्यूशन करता ही है, तो उसकी जगह हम यूरेनियम का इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। क्या करते हैं, उसकी जगह हम यूरेनियम का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब यूरेनियम में क्या होता है, यूरेनियम में चेन रिएक्शन होती है। चेन रिएक्शन में क्या होता है, देखो क्या होता है, अगर मान के चलो हमारे पास थोड़ा सा, इतना सा यूरेनियम है, इतना सा यूरेनियम है, तो अगर इतना सा यूरेनियम है तो एक यूरेनियम जब फूटता है तो वो बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 नए न्यूट्रॉन को जन्म देता है। तो अब क्या होता है कि अगर मान के चलो यहाँ पे एक यूरेनियम का नाभिक है, तो ये यूरेनियम का नाभिक रखे रखे नहीं फूट जाएगा, रखे रखे नहीं फूट जाएगा, है ना। ये क्या करना होगा, इसके ऊपर आप एक न्यूट्रॉन फेंक के मारोगे। क्या फेंक के मारोगे, न्यूट्रॉन। तो एक न्यूट्रॉन इस पर जाएगा, इसमें से बेरियम निकलेगा, क्रिप्टॉन निकलेगा। बेरियम क्रिप्टॉन हमारे किसी काम के नहीं है, लेकिन 3 न्यूट्रॉन और निकलेंगे। अब 3 न्यूट्रॉन जो निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन जाके फिर नए 3 यूरेनियम को जाके मारेंगे, 3 यूरेनियम को जाके मारेंगे, है ना। 3 यूरेनियम को जाकर मारेंगे, फिर वो 3, ये हर एक यूरेनियम फूटेगा, उसमें बेरियम क्रिप्टॉन निकलेंगे और फिर 3 नए न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर इसमें से भी 3 नए न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3 नए न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3 नए न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर ये 3 जाके 3 और नए यूरेनियम को मारेंगे और हर एक यूरेनियम में से फिर 3 और नए न्यूट्रॉन निकलेंगे। अगर इस रिएक्शन को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये एक नैनो सेकंड, एक माइक्रो सेकंड के अंदर पूरा शहर का शहर तबाह कर सकती है। जैसे हिरोशिमा नागासाकी पे हमने देखा, हमने पढ़ा कि सर जापान में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बम गिराया गया था अमेरिका द्वारा। तो ये वही था, यूरेनियम था, यूरेनियम चुटकी भर यूरेनियम देके फेंक मारा उस पे। तो अब ये यूरेनियम का रिएक्शन तो बहुत तगड़ा है सर। तो क्यों होता है, क्योंकि एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर अंदर हर एक न्यूट्रॉन, है ना। वो एक सलमान खान की पिक्चर थी, आपने अगर कभी देखी हो या उसके बारे में सुना हो, कि अगर आप, है ना, उस पिक्चर में ऐसा रहता है कि वो सबको ज्ञान देते हैं कि भैया आप हमें थैंक यू मत बोलो, हमने आपकी मदद करी तो उसकी जगह आप जाके 3 और लोगों की मदद करो, ठीक है। तो वो 3 लोगों में से फिर वो और 3 लोगों की मदद करेंगे और वो फिर 3 लोग और लोगों की मदद करेंगे और पूरी दुनिया जय हो, हाँ बिल्कुल जय हो उस पिक्चर का नाम था। तो पूरी दुनिया में सब एक दूसरे की मदद करेंगे, बहुत ही बढ़िया होगा। तो वो जो स्टोरी है वो यहीं से आई है ना। उसके अंदर भी फिजिक्स था। क्या फिजिक्स था उसके अंदर, ये यहाँ पे जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसका फिजिक्स होता है कि अगर हमारे पास न्यूट्रॉन होता तो वो हर एक न्यूट्रॉन जाके एक यूरेनियम को मारता है और हर एक यूरेनियम में से 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं, वो जाके फिर और 3 को मारेंगे। मतलब 1 से 3 बने, 3 से 9 बनेंगे, 9 से 27 बनेंगे और इसी प्रकार से कहानी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्लियर है। तो ये अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये तबाही मचा सकती है। लेकिन ये कंट्रोल कैसे करते हैं, तो वो पूरा पावर प्लांट होता है। पावर प्लांट अगर आप लोग क्लास 10th वगैरह में रहे तो क्लास 10th में फिजिक्स में पावर प्लांट पढ़ाया जाता है ना। एक चैप्टर होता है सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्लास 10th में, हाँ, मल्टी लेवल मार्केटिंग, बिल्कुल सही बात है ना। तो ये क्लास 10th में एक चैप्टर होता है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, उसके अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ाया जाता है। अब आपने पढ़ा नहीं पढ़ा वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो अभी हमारे तो सिलेबस में नहीं, बस मैं आपको उसको शॉर्ट में ऐसा बता देता हूँ। उसके अंदर रॉड्स डाली जाती है, कैडमियम वगैरह की रॉड्स डाली जाती है, बायो वगैरह में पढ़ा होगा आपने। तो उसमें क्या करता है वो कि एक न्यूट्रॉन जैसे ही जाके एक यूरेनियम को मारता है और 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं, तो उसमें से वो कुछ न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है। वो यहां पर 3 में से 2 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है, केवल एक ही न्यूट्रॉन बचता है, एक ही न्यूट्रॉन बचता है। तो फिर जाके वो एक को मारेगा, फिर उसमें से 2 निकलेंगे, फिर 3 निकलेंगे, उसमें से 2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो धीरे 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 रिएक्शन होती है, धीरे धीरे रिएक्शन होती है, तो एनर्जी धीरे धीरे निकलती है और उसका हम यूज करते हैं उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने में। हाँ, ग्रेफाइट की रॉड वगैरह भी डाली जाती है, बिल्कुल, है ना। उसमें हैवी वाटर वगैरह भी डाला जाता है, जिसकी वजह से वो रिएक्शन जो वो थोड़ी सी स्लो हो जाए। क्योंकि मेन बात वही है कि अगर ऊर्जा बहुत कम समय में बहुत ज्यादा आ जाए तो वो बम कहलाती है, और वही ऊर्जा धीमी धीमी मिलती रहे तो उससे बहुत लोगों का उद्धार भी हो सकता है ना। वही कहानी है कि अगर तुम दिन में रोज 4-4 रोटी खाओगे
और बढ़िया तरीके से खाना खाओगे, बढ़िया तरीके से थोड़ी सी एक्सरसाइज करोगे, स्वस्थ रहोगे, तो तुम बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हो। लेकिन अगर तुम सोचो कि एक ही दिन में मैं 50 रोटी खाऊंगा, एक दिन में केवल दौड़ता ही रहूंगा सुबह से रात तक, फिर एक दिन मैं केवल और केवल पढ़ाई ही करता रहूंगा, एक दिन पहले केवल मैं खाना ही खाऊंगा, तो वो ऐसी जिंदगी नहीं जा सकती है। ठीक है, तो ये वही बात करते हैं इस रिएक्शन के अंदर भी। तो वही बातें आपको यहां पर समझाई गई है और ये बातें यहां पर दिखाई गई है। तो यहां पर जो बंधन ऊर्जा होती है वो लगभग आप याद रख सकते हो 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है एक रिएक्शन में से। तो 240 यहां पे इसका एटॉमिक मास होता है ना। ये यहां पर 235 है, 235 से ये जो रिएक्शन है वो बताई गई है। और उसके बाद में बोला गया कि यहां पर जो यूरेनियम जैसे नाभिक का विखंडन जो होता है उसमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि में ऊर्जा होती है। और बाकी ये फिर कुछ कुछ बातें हमें समझाएगी। इसका जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो हमने ऑलरेडी कर लिया है। साथ ही साथ जो तारों में या हमारे पास जो सौर ऊर्जा होती है उसमें कौन सा रिएक्शन होता है वाली बात भी यहां पर समझाई गई है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास उल्टा होता है, 2 हाइड्रोजन मिलके एक ड्यूटेरियम और दो ड्यूटेरियम मिलकर एक हीलियम नाभिक की रचना करते हैं। तो इसमें भी ऊर्जा प्राप्त होती है और वही ऊर्जा हमारे लिए सौर ऊर्जा कहलाती है। तो उसके बारे में भी आप डिटेल में यहां पर लिखा हुआ है, आप रीड कर सकते हो। बाकी सब थ्योरेटिकल है, इसमें नीट में ऐसा आज तक कोई सवाल नहीं आया। बाकी मेरी राय है कि आप इसे एक बार रीड जरूर कर ले। अब देखा जाए तो ये वाला चैप्टर जो है एनसीईआरटी के हिसाब से खत्म हो चुका है। ठीक है, इसमें कहीं भी अल्फा बीटा डीके के न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार जो रेडियो सक्रियता है, श्रीहरिकोटा में क्या होता है बेटा, श्रीहरिकोटा जो है वो लॉन्चिंग स्टेशन है, मतलब वहां से सैटेलाइट छोड़ी जाती है भारत देश, मतलब हमारे भारत में जो सैटेलाइट छोड़ी जाती है वो सारी सैटेलाइट श्रीहरिकोटा का एक लॉन्चिंग स्टेशन है, वहां से छोड़ी जाती है। चलिए, लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको बताया हम रिस्क नहीं लेंगे, हम 15-20 मिनट देंगे और ये हम रेडियो सक्रियता की सारी बातें समझ जाएंगे कि अल्फा डीके क्या होता है, बीटा डीके क्या होता है, गामा डीके क्या होता है, वो सारी बातें मैं आपको एक बार समझा देता हूं। चलो, फिजिक्स के प्रैक्टिकल भी दिखाओ इसके। ये कौन है जो नहीं चाहता कि हम आगे जिंदा रहे? मुस्तफा, फिजिक्स के प्रैक्टिकल भी दिखाया करो बेटा। अगर फिजिक्स के प्रैक्टिकल मैं यहां कर लूंगा कि मैं तेरा एटॉमिक बम फोड़ू यहां पर, तुम चाहते हो दिल्ली उड़ जाए, इसका प्रैक्टिकल नहीं कर सकते भैया। और बाकी जिसके होते हैं वो मैं तुम्हें एनिमेशन में दिखा देता हूं। चलिए, तो रेडियो सक्रियता क्या होती है? हाँ, तो हर जगह प्रैक्टिकल बोलते हो क्या? ऐसा केमिस्ट्री बायो सब जगह बोलते हो कि सब प्रैक्टिकल बताओ। देखो यहां पे, तो रेडियो सक्रियता क्या होती है? हाँ, कल से बाहर से 2 चूहे लेकर आएंगे तुम्हारे लिए, 2 कॉकरोच लेकर आएंगे। देखिए, हाँ यार, ये लड़का मुझे ललचा रहा है, तहरी डैम में बोटिंग और पैराग्लाइडिंग करेंगे। चलो जल्द ही आते हैं, एक बार मुझे व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर मैसेज करना। एक दिन संडे के दिन आ जाएंगे सुबह। यहां से वैसे पास ही, दिल्ली से तहरी डैम 6-7 घंटे ही लगते शायद। हाँ, प्रैक्टिकल होगा, पर उसके बाद तुम खबरें पढ़ोगे सीधे कल। चलिए, ओके। हाँ भाई, तो अब हम यहां पर देख लेते रेडियो सक्रियता क्या होती है। देखो, नाभिक, अगर कोई भी एक नाभिक होता है, जैसे हमने ये वो जो ग्राफ वगैरह पढ़ा था, उसी से ये वाली बातें समझी जा सकती कि हमारे पास जो नाभिक है, तो जो नाभिक जो हैवी हो जाते हैं, बहुत भारी नाभिक हो जाते हैं, तो वो नाभिक क्या करते हैं? वो नाभिक अपने आप को संतुलित करने में या अपने आप में स्टेबिलिटी लाने के लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते हैं। जैसे उसमें से अगर मान के चलो कोई एक नाभिक है जिसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा हो चुका है, तो वो अपने अंदर से कुछ कण उत्सर्जित करता है।
अब ये जो कण हो सकते हैं वो कौन कौन से कण हो सकते हैं? वो अल्फा कण हो सकता है, बीटा प्लस होता है, बीटा माइनस कण हो सकता है और एक गामा रेडिएशन हो सकती है। तो इसकी जो खोज है वो किसने करी थी? उसकी खोज जो है वह क्यूरी दाम्पत्य, मतलब दो पति पत्नी थे, मेरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने इसकी खोज करी थी। क्या था कि नाभिक से विकिरणों के स्वतः उत्सर्जन की घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं, मतलब खुद से ही उसमें से रेडिएशन निकलने लग जाती है। एवं इस प्रकार के गुण को प्रदर्शित करने वाले पदार्थ रेडियो सक्रिय पदार्थ कहलाते हैं। केवल अस्थायी प्रकृति के नाभिक ही इस गुण को दर्शाते हैं। ये एक विशेष रेडियो सक्रिय नाभिक एक समय में केवल एक विशेष प्रकार का विकिरण देता है। ये विकिरण क्या होते हैं, कौन से उत्सर्जित करता है, उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ रेडियो सक्रियता की खोज है ना बैक्यूरेल नाम के साइंटिस्ट ने की थी और इसकी व्याख्या जो है वह मेरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने करी थी, है ना। मतलब ये मेरी क्यूरी जो है वो एकलौती फीमेल साइंटिस्ट है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है ना, इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, अच्छा, अब ये क्यूरी मतलब ये दाम्पत्य समझता हूँ, पति पत्नी थे दोनों, हस्बैंड वाइफ दोनों दिन भर लैब में बैठे रहते थे, है ना। तो एक मेरी क्यूरी थी और पियरे क्यूरी थी। एक्चुअल में ये क्यूरी दाम्पत्य जो थे उनको वो फर्स्ट मतलब पहले लोग थे जिन्होंने इस सब पे रिसर्च करी थी। तो उनको ये सब नहीं पता था कि ये जो रेडिएशंस होते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल भी होते हैं। तो लैब में ही रिसर्च करते करते भी उनकी मृत्यु हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो लोग नॉर्मल जैसे अभी हमने कपड़े पहन रखे तो उसी प्रकार के कपड़ों में रिसर्च करते थे। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ मूवीज वगैरह में या कुछ टीवी शोज वगैरह में बताते हैं कि जहां पर रेडिएशन होती है तो वहां पर जो भी आदमी चेक करने जाता है वो पूरे ऐसे एक सिल्वर कलर का कोट पहन कर जाता है जिसमें ऊपर से नीचे तक वो पूरा ढका हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि वो जो रेडिएशन है वो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। बहुत हाई फ्रिक्वेंसी हाई एनर्जी रेडिएशन होते हैं जो अगर हमारे शरीर पे बार बार हिट करते हैं तो हमारे सेल का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं या सेल डेड कर सकते हैं वो हमारे सवाल के। ठीक है, आप क्यों बोल रहे हो ये मेरी क्यूरी? अरे ये मेरी क्यूरी नहीं है ना, ये तो अब क्या करूं मैं ना। ये देखो मतलब कितना प्यारा नाम है पियरे, भाई साहब कितने प्यार से बोलते होंगे मेरी क्यूरी। आओ मेरी क्यूरी, हम लैब चले, मेरी क्यूरी, है ना। उनको मतलब कोई भी पूछता होगा कि आप, अच्छा ये आपकी वाइफ है, इनका नाम क्या है? तो बोलते होंगे ये मेरी क्यूरी है। बोलते हाँ वो आपकी क्यूरी तो है लेकिन उनका नाम क्या है? अरे उनका नाम ही मेरी क्यूरी है। तो नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं। हम पूछे व्हाट इज हर नेम? तो बोले यस हर नेम इज मेरी क्यूरी। हाँ, तो उनका नाम क्या था? मेरी क्यूरी। हाँ, अब इतना ज्यादा खुश मत हो तुम लोग, हाँ, क्योंकि तुम सब मूर्ख हो। उनको हिंदी थोड़ी ना आती थी कोई। हिंदी में मेरी का मतलब माए होता है, उनको थोड़ी ना पता कि हिंदी में क्या होती। तो वो तो इंग्लिश में मेरी मतलब मेरी नाम होता है। चलो, हाँ भाई देखो, तो अब क्या है ये वाला वक्र समझा रहा है हमें कि एक्चुअल में कब डीके वगैरह होता है। तो देखो क्या होता है, ये वक्र को ध्यान से समझना। यहाँ पे एक लाइन बनी हुई जिसमें n बराबर z होगा, मतलब कि यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी। लेकिन हमारे पास एक और वक्र होता है, यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ता जाता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है, इसे हम बोलते हैं स्टेबिलिटी वक्र। क्या बोलते हैं? स्टेबिलिटी वक्र। तो स्टेबिलिटी वक्र मतलब क्या होता है या स्टेबिलिटी कर्व क्या होता है? ये कर्व के आसपास जो नाभिक है, मतलब हमें पता है जब नाभिक बड़ा हो जाता है तो उसमें हमारे पास ये वक्र में क्या इधर n है, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या, इधर प्रोटॉन की संख्या। तो हमें पता है सर जब नाभिक बड़ा होते जाता है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो ज्यादा होती जाती है प्रोटॉन की संख्या से। तो ये वक्र जो है वो दिखा रहा है एक्चुअल में कि इस वक्र के आसपास अगर नाभिक होगा तो उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये पहले एनसीईआरटी में दिया हुआ था ये वक्र। अब अगर कोई भी एटम या कोई भी नाभिक ऊपर है, यहां पर ऊपर है, कहने का मतलब क्या हो गया कि इसके पास अगर ऊपर होगा तो यहां पर क्या होगा, इसके पास न्यूट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा है प्रोटॉन से, स्टेबिलिटी वक्र के ऊपर है। या कोई यहां पर आ रहा है, मतलब इसके पास इतने न्यूट्रॉन और इतने प्रोटॉन है, आपने मिलाया यहाँ पे वक्र पे पॉइंट बनाया। जैसे अगर मान के चलो किसी के पास 80 न्यूट्रॉन और 60 प्रोटॉन है तो 80 की लाइन ये रही सर,
और 60 की लाइन ये रही, इनको मिलाया तो यहां पर ये नाभिक बन गया हमारा। तो ये तो सर स्टेबिलिटी वक्र पर ही आया। लेकिन अगर कोई स्टेबिलिटी वक्र के नीचे आया, मतलब कि क्या हुआ सर, इसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई न्यूट्रॉन से, तो वो सब, या अगर मान के कोई बहुत ही ऊपर आ गया जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों ही ज्यादा है, तो ये लोग डीके करते हैं। क्या करते हैं? डीके करते हैं या अपने अंदर से कण उत्सर्जित करते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला क्षय या सबसे पहला कण जो होता है उसे हम बोलते हैं अल्फा क्षय। अल्फा क्षय बेसिक सी बात है, छोटी छोटी सी, ध्यान समझ लो। एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, बीटा में 2 होते हैं, बीटा माइनस होता है और एक बीटा प्लस क्षय होता है। ठीक है, 2 क्षय होंगे, एक बीटा प्लस होगा और एक बीटा माइनस क्षय होगा। ठीक है, तो एक बार मैं डिटेल में आपको बता देता हूं कि किसमें क्या हो रहा है। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अल्फा क्षय में क्या होता है। तो अल्फा कौन करता है, अल्फा क्षय कौन करता है? अच्छा, अब क्वेश्चन में कैसा पूछा जाएगा हमसे? क्वेश्चन में कैसा पूछा जाएगा? क्वेश्चन में हमें बोलेगा कि यार ये हमारे पास एक नाभिक था, इसमें अल्फा क्षय हो रही है, तो बताओ क्या बनेगा। या एक नाभिक दे देंगे, दूसरा नाभिक दे देंगे, बोलेंगे बताओ इसमें बीच में क्या क्या हुआ है, अल्फा क्षय हुई है, बीटा क्षय हुई है, गामा क्षय हुई है, क्या हुआ है। तो हमको बस बेसिकली ये पता होना चाहिए कि अल्फा क्षय, बीटा क्षय और गामा क्षय में क्या हो रहा है, मतलब न्यूट्रॉन निकल रहे, प्रोटॉन निकल रहे, क्या निकल रहा है, क्या जुड़ रहा है, ये पता होना चाहिए हमें। तो सबसे पहली बात अल्फा क्षय। तो अल्फा हमें पता है सर, अल्फा क्या होता है? अल्फा में 2 प्रोटॉन और मतलब इसका द्रव्यमान संख्या 4 होती है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वह 2 होता है, द्रव्यमान संख्या 4 होती है। तो अगर किसी में भी अल्फा क्षय हो रहा है तो उसमें से एटॉमिक मास 4 से कम होगा, एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा और एक अल्फा बाहर निकलेगा। अब इस क्षय में जो उत्पाद या फिर जो यहां पर प्रोडक्ट मिलता है उसका कुल द्रव्यमान मूल नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है ना, ऑब्वियस बात है, इसका द्रव्यमान इससे कम ही होगा। और द्रव्यमान के यह अंतर उत्पादों की गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होते हैं। मतलब यहां पर इनका जो टोटल द्रव्यमान हल्का सा कम होता है और जो कमी आती है वो एक्चुअल में गतिज ऊर्जा के रूप में, तो वो एक दूसरे से दूर दूर फैल जाते हैं। और हम इसमें यहाँ पर Q की वैल्यू लिख सकते हैं। Q की वैल्यू क्या लिखी है? ये डेल्टा M लिखा हुआ है। ये Q मैंने आपको लिखना सिखाया था, Q या E लिखना सिखाया था, डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। तो डेल्टा M क्या हो जाएगा सर? यहां पर हो जाएगा, इसमें ऊर्जा लिख रहे, ऊर्जा, तो हो जाएगा M द्रव्यमान X का माइनस द्रव्यमान Y का प्लस द्रव्यमान हीलियम का, हीलियम या अल्फा कण का, इंटू सी स्क्वायर। ये इतनी ऊर्जा मुक्त होगी। माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो सारे माइनस हो जाएंगे। तो इसमें कुल मिलाकर जो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात जो हमें पता होनी चाहिए वो क्या है कि अगर अल्फा क्षय हो रही है तो उसमें 4 से एटॉमिक मास कम होगा और 2 से एटॉमिक नंबर कम होगा। और कौन करता है ये? जो बहुत ज्यादा हैवी हो जाते, बहुत ज्यादा हैवी नाभिक हो जाएंगे वो करेंगे ये। अब इसी प्रकार से हम अगली पढ़ेंगे बीटा क्षय। बीटा क्षय में 2 प्रकार की क्षय होती है ना, बीटा क्षय में 2 प्रकार की क्षय होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है बीटा माइनस और एक होती है बीटा प्लस क्षय। तो अब कब कौन सी क्षय होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इस चीज को। देखो क्या होता है ना, एक बार मैं पहले अपने शब्दों में यहाँ पे समझा देता हूं। मेरे पास 2 कंडीशन हो सकती है, एक बीटा क्षय होगा, एक बीटा प्लस होगा, एक बीटा माइनस क्षय होगा। अब कब क्या होगा? तो अगर मेरे पास न्यूट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से तो यहां पर क्या होता है, एक न्यूट्रॉन टूट जाएगा, एक न्यूट्रॉन टूट जाएगा। न्यूट्रॉन, अच्छा सर न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रॉन जो टूटता है तो न्यूट्रॉन टूटेगा तो एटॉमिक मास जो है वो कम हो जाएगा, मास, या हम बोल सकते हैं न्यूट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी। अच्छा सर न्यूट्रॉन की संख्या कम होगी, लेकिन प्रोटॉन की संख्या तो उतनी ही रहेगी। क्या मैं बोल सकता हूं ऐसा? अच्छा चलो सर कैसे बोल सकते हैं? या प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी या प्रोटॉन की संख्या कम हो जाएगी, वो कैसे समझेंगे? पहले हमें पता होना चाहिए न्यूट्रॉन टूटने पर क्या बनता है। तो अगर जब भी हमारे पास एक न्यूट्रॉन टूटता है, एक बार मैं पहले रिएक्शंस अलग से लिख के दे देता हूं आपको ताकि आपको क्लियरिटी रहे, मैं टेबल के रूप में बना दूंगा। तो हमारे पास जब भी एक न्यूट्रॉन टूटता है तो न्यूट्रॉन टूटने पर हमारे पास एक प्रोटॉन निकलता है और एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है, अच्छा न्यूट्रॉन कब टूटेगा? जिसके पास न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा है प्रोटॉन की संख्या से। अब ये न्यूट्रॉन जो है सर, न्यूट्रॉन तो हमारे लिए क्या था? न्यूट्रल था। तो इसमें अगर मैं देखूं ध्यान से तो ये प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। लेकिन अगर मैं ध्यान से समझूं तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश तो संरक्षित हो गया सर, इसका टोटल आवेश फिर से 0 हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान संरक्षित नहीं होगा या द्रव्यमान इधर का उधर बराबर नहीं आएगा। तो एक और कण निकलता है यहां से जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिनो। और यहां पर निकलता है एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो।
और इसी प्रकार से अगर मेरे पास प्रोटॉन कल को टूटा तो प्रोटॉन टूटता है किसमें, न्यूट्रॉन में टूटता है, एक पॉजिट्रॉन निकलता है उसके साथ में, और साथ ही साथ एक न्यूट्रिनो निकलता है उसके साथ में। ये क्या डिजाइन बनी हुई है, ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो क्या है ये दोनों। जब पॉजिट्रॉन निकलेगा और यहां पर जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में अंतर क्या है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक एक करके सारी बातें समझते हैं ना। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन निकलता है, बहुत तेजी से भागता हुआ इलेक्ट्रॉन, तो उसे हम बोलते हैं बीटा पार्टिकल, और इसे हम बोलते हैं बीटा माइनस। क्या बोलते हैं, बीटा माइनस। और ये क्या हमारा, ये बीटा पार्टिकल हो जाएगा। ये पॉजिट्रॉन, तो ये हो गया बीटा प्लस। क्या हो गया बेटा, ये बीटा प्लस हो गया। क्यों, क्योंकि ये है इलेक्ट्रॉन का भाई ही, द्रव्यमान सेम है, लेकिन ये पॉजिटिव पार्टिकल होता है। क्यों पॉजिटिव पार्टिकल होगा, क्योंकि प्रोटॉन से एक न्यूट्रॉन निकला सर, लेकिन इसका आवेश कौन ले गया, ये पॉजिट्रॉन ले गया, तो इसे बोलते हैं बीटा प्लस। अच्छा, अब ये क्या है, दोनों देखो क्या होता है, जब हमारे पास एक पार्टिकल निकलता है तो उसके साथ एक एंटी पार्टिकल निकलता है, जिसे हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। और जब हमारे पास एक एंटी पार्टिकल निकलता है तो ये होता है पार्टिकल, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रिनो। क्या है, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का चक्कर। क्या है, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का चक्कर। देखो ऐसा बोला जाता है इस दुनिया में कि हर एक पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल मौजूद है। मतलब हमारे ये ब्रह्मांड में ऐसी थ्योरीज है बहुत सारी, तो उन थ्योरीज में से एक थ्योरी ये मानती है कि हमारा जो ब्रह्मांड है, उस पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह भी है जो हम पार्टिकल से, तो हमारे अपोजिट एक चीज भी है जो है एंटी पार्टिकल। और वो क्यों पता चला, वो सब यहां से पता चला। ठीक है, तो ये एंटी पार्टिकल क्या होते हैं कि अगर एक किसी का पार्टिकल और उसी का एंटी पार्टिकल मिल गया आपस में, तो वहां पर वो नेट द्रव्यमान 0 हो जाएगा और वहां पर ऊर्जा ही ऊर्जा हो जाएगी। जैसे हम इंसान हैं, तो हमारा भी, या हमारे इंसान तो बहुत बड़ी बात होगी, हम एक बात करते हैं छोटे छोटे करने की, तो हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन की, तो एक इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल मिला जिसे हमने बोला पॉजिट्रॉन। तो ये पार्टिकल है, उसका एक एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। तो ये पॉजिट्रॉन क्या है कि यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिले तो मिलकर तबाह हो जाएंगे एक दूसरे से ना, जैसे ही टकराएंगे तो मिलकर तबाह हो जाएंगे। नेट जो है इनका वो आवेश द्रव्यमान सब 0 हो जाएगा। तो उनको हम पास में नहीं रख सकते, एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। ये इसी प्रकार से जो कि ये पार्टिकल निकला, तो एक और एंटी पार्टिकल निकलता है न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो क्या है, न्यूट्रिनो एक तरीके से आप मान सकते हो ये द्रव्यमान जो है, देख प्रोटॉन का द्रव्यमान कम है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो बहुत ही कम है। तो बचा हुआ द्रव्यमान कहां गया, तो वो बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो के पास आ गया। किसके पास आ गया, एंटी न्यूट्रिनो के पास आ गया। उसी प्रकार से बीटा प्लस कौन करेगा, जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा है न्यूट्रॉन से, तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में टूट जाता है। एक एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का, देख इधर एक पार्टिकल एक एंटी पार्टिकल, इधर एक एंटी पार्टिकल एक पार्टिकल, ऐसा कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो इसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन यहां निकलता है और एंटी न्यूट्रिनो का पार्टिकल न्यूट्रिनो यहां पर निकलता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो इसे। ठीक है, और बाकी किसमें क्या निकलेगा, तो कॉमन सेंस है कि ये न्यूट्रॉन है तो प्रोटॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो एक एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो साथ में निकलेगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये बेसिक सी बातें जो हमें पता होनी चाहिए। अच्छा सर, अब इसके अलावा और क्या पता होना चाहिए, देखिए सर, तो ये बीटा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव डीके कौन करता है सर, सबसे पहली बात जिसमें न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे प्रोटॉन से वो करेगा। अच्छा, अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो इसमें एक न्यूट्रॉन था, अब जो कि एक प्रोटॉन में बदल गया, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब भी बीटा माइनस डीके होगा, ध्यान सुनना, बीटा माइनस डीके होगा तो उसमें एटॉमिक मास तो सेम एटॉमिक मास सेम रहेगा। एटॉमिक मास सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बदल गया। तो पहले जितने न्यूट्रॉन थे, एटॉमिक मास क्या, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या, टोटल प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहां पर अभी भी मान के चल, पहले 50 न्यूट्रॉन थे, 50 प्रोटॉन थे, अब एक टोटल 100 हो गए। अब एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन बदल गया, तो सर एक न्यूट्रॉन कम हुआ एक प्रोटॉन बढ़ गया, लेकिन टोटल तो अभी भी 100 ही होंगे, तो एटॉमिक मास सेम रहता है।
इसी प्रकार से इसमें भी एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में बदला तो एटॉमिक मास सेम रहेगा, एटॉमिक मास सेम रहेगा। लेकिन अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो न्यूट्रॉन जो होता है वो नंबर में नहीं गिना जाता है, प्रोटॉन नंबर में गिना जाता है। तो प्रोटॉन बढ़ गया तो यहाँ पे एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर जो होगा वो +1 हो जाएगा। और इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल गया, मतलब न्यूट्रॉन तो सर एटॉमिक नंबर में नहीं गिनते, एक प्रोटॉन कम हो गया तो इसमें एटॉमिक नंबर जो होगा वो -1 हो जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखो, इसका एक SP स्टार बता रहा हूं याद रखने का, क्या कि यहाँ पे जब बीटा माइनस होता है तो इसमें एटॉमिक नंबर जो है वो जुड़ जाता है एक से, और बीटा प्लस होता है तो इसमें एटॉमिक नंबर कम हो जाता है, उल्टा होता है। बीटा माइनस में बढ़ेगा, बीटा प्लस में घटेगा। क्या है, छोटी सी बात समझ में आई? एक में बढ़ेगा, एक में घटेगा। अरे बोल लाला। ठीक है, और ये कौन कर रहे हैं? अगर यहां पर जिसके पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्यादा है तो वो अपने अंदर का एक न्यूट्रॉन तोड़ेगा, एक प्रोटॉन में बदलाएगा, तो यहां पर एक न्यूट्रॉन कम हुआ, एक प्रोटॉन बढ़ गया। फिर इसी प्रकार से स्टेबिलिटी वक्र के करीब जाता है। ये वाला भी क्या करेगा, ये वाला सर प्रोटॉन ज्यादा है तो प्रोटॉन कम होगा, न्यूट्रॉन बढ़ेगा, प्रोटॉन कम होगा, न्यूट्रॉन बढ़ेगा, प्रोटॉन कम होगा, न्यूट्रॉन बढ़ेगा, और इस प्रकार से स्टेबिलिटी वक्र के करीब जाने की कोशिश करता है। तो वही सारी बातें यहां पर लिखी हुई है। बीटा माइनस क्षय लिखा हुआ है, बीटा माइनस क्षय में मूल नाभिकीय अभिक्रिया न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में रूपांतरण होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा और एक एंटी न्यूट्रिनो आएगा। तो इस क्षय का समीकरण हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सर x जो है वो गया है y में, जिसमें हमारे पास z बढ़ गया है, a समान रहा है, और यहाँ पे क्या है, बीटा माइनस आया है। फिर बीटा माइनस क्षय के पश्चात n/p अनुपात घटता है। n/p अनुपात मतलब क्या हो गया, n/p अनुपात, तो सर न्यूट्रॉन की संख्या कम हो रही है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, तो यह अनुपात घट जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर बीटा माइनस क्षय के साथ सदैव एक एंटी न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है, एक एंटी न्यूट्रिनो हमेशा निकलेगा। साथ ही साथ बीटा प्लस क्षय, अच्छा एक मिनट, यहां पर है ना एक छुटका सा मामला गड़बड़ हो गया है। यहां पर एक्चुअल में यहां पर अगली वाली स्लाइड जो है वो बीटा प्लस क्षय की आनी चाहिए थी, तो मैं एक बार चेंज कर देता हूं, है ना। ये बीटा माइनस मैंने आपको समझा दिया, बीटा प्लस क्षय होगा यहां पर। तो बीटा प्लस क्षय में क्या होगा, बीटा प्लस क्षय है, बीटा प्लस क्षय में मूल नाभिक की अभिक्रिया में जो यहां पर क्या लिखना चाहिए, हमें यहां पर लिखना होगा एक न्यूट्रॉन जो, एक काम करो यार, है ना, ये तो मैंने आपको समझा दिया, ये वाली स्लाइड में हटा देता हूं, इसकी जगह मैं एक और स्लाइड डाल दूंगा जिसके अंदर बीटा प्लस का सब कुछ लिखा होगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है जो हमें पता होना चाहिए। तो इसके न्यूमेरिकल जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको 2 मिनट में, अरे सर इतनी आसान से तो बात ही है ना, लेकिन उस तक जाओ उससे पहले एक लास्ट बात कर लेते हैं जिसे हम बोलते हैं गामाशय। गामाशय क्या होती है? देखो क्या होता है कभी कभी कि हमारे पास जो कि भी एक इलेक्ट्रॉन या एक नाभिक होता है जिससे प्रोटॉन निकल रहा है, न्यूट्रॉन निकल रहा है, या अगर हमारे पास ऊर्जा एक नाभिक की बहुत ज्यादा है, वो स्टेबिलिटी लाना चाहता है, लेकिन स्टेबिलिटी लाने के लिए उसको कुछ सूझ नहीं रहा, मतलब अल्फा बीटा गामा उसने कर लिया सब कुछ, अल्फा कण देके देख लिए, बीटा देख लिए, फिर भी जीवन में चैन नहीं आ रहा है, तो वो क्या करता है, वो गामाशय करता है। गामाशय में क्या होता है कि वो केवल अपने अंदर से रेडिएशन, अपने अंदर से बस एनर्जी उत्सर्जित करता है। ले भैया एनर्जी ले ले, 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 तो अपने अंदर से क्या करता है, वो एनर्जी उत्सर्जित करता है, एनर्जी उत्सर्जित करता है, तो उसे हम बोलते हैं गामा उत्सर्जन। तो इसमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कुछ भी नहीं बदलता है, बस एनर्जी उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए। ये एक बार रीड कर लो। परमाणु की तरह नाभिक में भी विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं जिनमें न्यूक्लियॉन्स भरे होते हैं। अल्फा या बीटा आश्रय के बाद प्राप्त नाभिक उत्तेजित अवस्था में होता है, जो कि मूल अवस्था में आने के लिए गामा फोटोन के रूप में
ऊर्जा का उत्सर्जन गामा फोटोन के रूप में करता है। इसकी ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होती है और गामा का समीकरण आपको दिया है स्टार है, मतलब कि यह क्या है, उत्तेजित था और यह इसकी उत्तेजना कम हो गई है। अब तो सर इन सब में कहानी में सवाल कहां है? तो देखिए सवाल जो होते हैं उसके वो ऐसे सवाल होते हैं। कैसे सवाल होंगे यहाँ पर? देखो कुछ बेसिक से सवाल करते हैं, ये जैसे ये बस इतने ही सवाल आते हैं। कैसे सवाल है सारे सर, है ना? तो इन सवालों में क्या बोला जाएगा आपको, देखो एक एक करके हम कुछ सवाल आपको करवा देते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया कि यहाँ पर x था जिसमें 234 और 94 इसका एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर था, उससे y बना जो 222 और 87 है। तो आपको बताना है कि इसमें कितने अल्फा कण होंगे और कितने बीटा कण उत्सर्जित होंगे। क्या सभी को यहां तक की कहानी क्लियर है? क्या सभी को कहानी क्लियर है यहां तक की? हाँ भाई, तो कैसे होते हैं इसके सवाल देख लेते। तो पहले सवाल में देखो एक बात ये तय है कि जब भी एटॉमिक मास ये बदला है मतलब कि यहां पर अल्फा ही हुआ है, बीटा कभी भी एटॉमिक मास नहीं बदल सकता। ठीक है बेटा, चलो सर। तो एटॉमिक मास जो है सर वो 234 से 222 हुआ है। तो ए में परिवर्तन कितना है सर? ये मैं लिख सकता हूं 234 माइनस 222, या मैं लिख सकता हूं सर ये हो गया है द्रुम 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 12 का परिवर्तन आया, 12 का परिवर्तन आया। तो अगर एटॉमिक मास 12 से कम हुआ है तो इसका मतलब यह है सर कि मेरे पास 3 अल्फा डीके हुए हैं। कितने हुए हैं? 3 अल्फा हुए हैं, 3 अल्फा। तो अगर 3 अल्फा होते तो एटॉमिक मास जो है वो 12 से घटेगा, ए माइनस 12 हो जाएगा और Z जो है वो Z माइनस 6 हो जाएगा। क्यों सर 6 क्यों माइनस कर रहा हूं मैं? क्योंकि एटॉमिक मास 4 से कम होता है, एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है। किस में कम होता है सर? ये हमारे पास जब भी अल्फा डीके होता है उसमें कम होता है, मतलब 3 अल्फा निकले हैं सर। ओके, तो एक बार अगर मैं x में से 3 अल्फा निकालूंगा तो यहाँ का 234 और होगा 92, जिससे अभी y नहीं बना, मैं कुछ बोल रहा हूं कि यहां पर कुछ p बन गया। p में हमारे पास 222 एटॉमिक मास आ गया और एटॉमिक नंबर सर 6 से कम करो तो 92 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 86। अच्छा सर, लेकिन सर मुझे तो यहां पर बनाना है y जिसमें 222 और y 87। तो क्या करूं मैं ताकि एटॉमिक मास 1 से बढ़ जाए? तो सर यहां पर आपने 3 अल्फा कर दिए, 3 अल्फा कर दिए। अब यहां पे कर दो एक बीटा, क्या कर दो? बीटा माइनस कर दो। देखो जब भी क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए तो वो बीटा माइनस ही लेना है, अंडरस्टूड सी बात है, वो बीटा माइनस ही होगा। तो 3 अल्फा और एक बीटा कर दो सर तो y बन जाएगा। कितनों को ये कहानी बहुत ही जोरों से चमकी? एक बार कमेंट्स में आग लगा दो। बस यही सवाल होता है, इससे ज्यादा डिफिकल्ट सवाल कुछ नहीं है इस टॉपिक का। हाँ भाई, क्या सभी को यह कहानी बहुत ही जोरों से चमकती है? क्या सभी को ये वाली कहानी बहुत ही जोरों से चमकती है? क्लियर है मामला? इसका कुछ ट्रिक है, ट्रिक तो वही बता रहा हूं ना बेटा मैं कि अगर यहां पर जब भी एटॉमिक मास सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ा मतलब बीटा माइनस हुआ है, एटॉमिक नंबर घटा मतलब बीटा प्लस हुआ है। यही ट्रिक है इसका बस। जैसे देखो एक और सवाल कर लेते ताकि हमें 100% क्लैरिटी से सब कुछ चमके। ये कुछ है TH थेलियम 234 है और या 90 है। इसमें बोला कि कुछ कुछ करो तो बोले पहले अल्फा करो, अल्फा डीके होगा तो क्या बनेगा सर? यहां पर से अल्फा डीके मतलब 4 कम करो तो 230 हो गया और नीचे से 2 कम कर दो 88 हो गया। फिर क्वेश्चन में बोला है कि यहां पर बीटा माइनस डीके कर दो एक, तो बीटा माइनस डीके करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? y बना 230 और बीटा माइनस तो 1 बढ़ जाएगा यहां पर तो जाएगा 289 बन गया। फिर उसके बाद में बोला कि यहां पर एक प्रोटॉन या एक यहां पर P, पता नहीं P क्या है वो पता करना है, जिससे हमें फिर से मिल गया थेलियम 230 और 90। तो बताओ भैया P पर क्या हुआ होगा? P पर क्या हुआ होगा? तो सर P पर बीटा माइनस हुआ होगा, P पर बीटा माइनस हुआ होगा बेटे, तभी तो हमारे पास सर P पर बीटा माइनस हुआ होगा, तभी तो हमारे पास एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया।
क्या ये सभी को बहुत ही जोरों से चमकता है? बीटा प्लस बीटा माइनस और गामा, सॉरी अल्फा, गामा तो नहीं आएगा, गामा में तो क्या बस एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर सेम ही रहेगा। क्लियर है? चलो फुल ब्राइटनेस में। हाँ भाई, अब एक ये आखिरी सवालों में से कुछ कर दो। हमें बोला है 90, बस इसमें यही सवाल आते हैं ना, कोई भी सवाल देखो, प्रीवियस ईयर भी देखोगे यही आया हुआ है। हमारे पास z की वैल्यू 92 है, z की वैल्यू 92 है, z की वैल्यू 3 अल्फा कहां से बेटा? तो क्वेश्चन देख के समझ में आया ना मुझे। हाँ, बीटा का एटॉमिक मास नहीं बदलता, वही तो बात बता रहे इतनी देर से हम बेटा आपको। चलो क्वेश्चन बोला है कि 92 एटॉमिक नंबर है z। अच्छा, तो इसमें अल्फा हुआ, बीटा माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा। तो बताओ अब नया z क्या आएगा? आपको करना है, क्या होगा खतरनाक कार्यक्रम। बताओ भाई क्या आएगा जवाब? 80 आएगा। और कोई? यूरेनियम। अच्छा, चलो कैसे करेंगे देखो, है ना, तुम एक एक करके करोगे तो नहीं कर पाओगे। पहली बात तो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास नहीं है। अब मुझे पता है अल्फा जब होता है तो एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है। कितने अल्फा हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 अल्फा हुए। तो 7 अल्फा मतलब कि Z-14 हो जाना चाहिए सर, Z-14 हो जाना चाहिए। 7 अल्फा हुआ है तो हर एक अल्फा में 2 एटॉमिक नंबर का होता है, 7 हुए तो Z-14 मतलब कि 92 माइनस 14 कर दो, कितना आएगा यहाँ पे से? सर इसको सॉल्व कर कर हम लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। अच्छा, अब पहली बात, हाँ इसको सॉल्व कर सकते नहीं, कितना आएगा भाई? कितना आएगा? ये 80 82 आ रहा है आंसर। चलो देखते हैं, वो तो कंफर्म करेंगे। ये कितना आएगा सर? बताओ भाई, ये कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 78 आ रहा है क्या ये? क्या ये 78 होगा? हाँ सर, बिल्कुल सही बात। ओके, अब हमें करना है बीटा माइनस करने पे एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है। बीटा माइनस बीटा प्लस। अब देख, कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमारे पास 4 बीटा प्लस हो रहे और 2 बीटा माइनस, सॉरी 4 बीटा माइनस हो रहे, 2 बीटा प्लस हो रहे, तो क्या नेट में लिख सकता हूं कि 2 बीटा माइनस ही होंगे? क्यों सर? क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, इसमें घटेगा। 4 घटेगा 2 बढ़ेगा, तो नेट तो 2 ही बढ़ा। 4 बढ़ेगा 2 घटेगा। देखो क्या मैंने बोला, समझा? बीटा माइनस आपस में कट गए, क्योंकि वो बढ़ाएंगे वो घटाएगा। तो यहां पर नेट जो होगा वो Z-2 हो जाएगा, सॉरी Z+2 हो जाएगा। क्यों +2 हो जाएगा? क्योंकि बीटा माइनस है सर। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो हमारे पास 78 + 2 मतलब 80। 80 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या ये सभी को चमका? हाँ, बाकी आप चाहो तो बिल्कुल करो। 90 -2 90 -2 +1 +1 -2 -2 -2 -2 +1 +1 -2 -1 +2। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। चलिए, हाँ ये हो जाएगा क्या? एम्स का सवाल AIPMT 2011 में पूछा गया। हमारे पास x है, बोला है कि यहां से क्या बनेगा जब 1 अल्फा और 2 बीटा कण निकलेंगे, बीटा माइनस निकलेंगे। हाँ, हाफ लाइफ ऑफ सिलेबस में नहीं है सर। आज 12th से पढ़ रहे थे इसकी। अच्छा, आज 12 बजे से पढ़ रहे, ठीक है मैं बोल दूंगा।
हाँ भाई, तो क्या होगा सर, देखो कुछ हो ना हो m तो 4 से कम होना चाहिए, तो m 4 से कम इसमें हो रहा है और इसमें हो रहा है। अच्छा, अब n भी 2 से कम होगा, लेकिन ये 2 बढ़ा देंगे, बीटा प्लस आए तो, बीटा माइनस आए तो थर्ड आंसर हो गया। क्या बोल दिया मैंने, तो जल्दी जल्दी, अल्फा कण में m 4 घटेगा, n 2 घटेगा। अच्छा, लेकिन बीटा माइनस आया, बीटा माइनस आया तो ये फिर से 2 बढ़ जाएगा, तो 2 घटा 2 बढ़ा तो ये तो नेट तो वही रहेगा, तो x का x ही रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या अब ये सवाल कर पाओगे, नीट 2020 का सवाल है। हमारे पास यूरेनियम में क्रिप्टॉन है और 3 न्यूट्रॉन के साथ उत्पन्न होने वाला नाभिक क्या होगा। ये सब एग्जैक्ट जो एनसीईआरटी की रिएक्शन है वही की वही रिएक्शन आपसे पूछ ली है। ये कौन है जो बोल रहा है सर जी प्लीज मेरा जवाब दे दीजिए, तो सवाल तो पूछ ले, जवाब क्या दूं मैं। हाँ भाई, क्या होगा इसमें, ये देखो कैसे करना होगा। ये बेरियम और क्रिप्टॉन अभी मैंने आपको बताया, अगर आपको लगता आपको लगा नहीं मेरे को तो नहीं पता सर, तो कैसे करना होता है। ये 235 है, यहाँ पर 92 है, ठीक है। इससे कुछ बना, मुझे नहीं पता, कुछ एक्स बना और कुछ वाई बना। वाई है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन में यहाँ पर 89 और यहाँ है 36 प्लस 3 न्यूट्रॉन बनेंगे 3 और इसका एटॉमिक मास 3 होगा, एटॉमिक नंबर 0। तो अब आपको ऐड करना होगा, मतलब कि यहां पर एकदम बेसिक सी बात, ये 92 है, ये 36 है, ये 0 है, तो 92 माइनस 36 करो तो कितना आएगा, 56 आएगा। तो यहां पे 56 बन गया सर। मतलब देखो द्रव्यमान, ये एक्चुअली न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या जो है वो संरक्षित रहना चाहिए। तो यहां पर नाभिकीय अभिक्रिया में, तो यहां पे 92 थे, यहां 36 है, यहां पे 56 होना चाहिए। इसी प्रकार से 89 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 92 और 235 को माइनस करोगे तो 144 आएगा, तो बी सही आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए तो अभी की क्लास इतनी रखते, बाकी ये वाले कुछ क्वेश्चन से एक बार आप ट्राई कीजिए, 100% सबसे बन जाएंगे सारे सवाल। जो है जो भी सवाल है एग्जैक्ट वैसे के वैसे सवाल है। नीट 2021 का सवाल देख लो, इसमें यही बोला हुआ है कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 से कम हुआ, फिर 2 से कम हुआ, फिर 1 से बढ़ गया, तो क्या हुआ होगा। तो सर 1 से कम हुआ मतलब कि बीटा प्लस हुआ होगा, बीटा प्लस हुआ होगा। 1 से एटॉमिक नंबर कम हुआ, फिर अल्फा हुआ होगा, फिर अल्फा हुआ होगा, फिर यहां पर एटॉमिक नंबर 1 से फिर बढ़ गया, +1 हुआ, तो बीटा माइनस हुआ होगा। इस प्रकार के सवाल हमसे बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। तो इस पर अगर सवाल आएगा तो यही आएंगे, एकदम आसान आसान से सवाल है। ये वही वाला न्यूमेरिकल है, एक बार आप ट्राई कर सकते हो। इसमें यही बोला कि यहां पे होता है एक्स क्या होगा, तो सोचो भैया ये Na है, इसमें से एक पॉजिट्रॉन निकल गया, तो पॉजिट्रॉन निकला मतलब क्या हुआ होगा सर, एटॉमिक नंबर क्या हुआ होगा। पॉजिट्रॉन कब निकलेगा सर पॉजिट्रॉन निकलेगा तो बीटा प्लस होगा, बीटा प्लस मतलब एटॉमिक नंबर 1 से घट गया, तो एटॉमिक नंबर 1 से घटा दो, 10 का 11 का 10 कर तो 10 जो होगा वो हमारे पास नियॉन है। लेकिन सर एटॉमिक मास नहीं बदलेगा, एटॉमिक मास नहीं बदलेगा इसमें, तो हमारे पास चौथा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के बिल्कुल आसान से सवाल आएंगे। एक्सरे पढ़ाएंगे यार, अब एक्सरे का टाइम नहीं बचा, किसी दिन अगर हमारे पास समय मिलेगा एक्स्ट्रा में तो हम एक्सरे आपको थोड़ा सा बता देंगे, है ना। एक्सरे से आसानी होता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए, तो आज की प्यार मोहब्बत भरी क्लास इतनी ही रखते हैं। कल की क्लास से मैं अर्धचालक शुरू करूंगा। हाँ, रेडियो एक्टिविटी लॉ जो है वो नहीं पढ़ना होगा हमें, तो कल की क्लास से हम अर्धचालक शुरू करेंगे। आज का समय जो है उसमें आपको जो भी होमवर्क के क्वेश्चंस रहेंगे कृपया करके वो क्वेश्चंस टाइम से कंप्लीट कर ले। चलिए, तो जितना बड़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं अब हम कल की क्लास में 4 बजे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।